नमस्ते इंडिया। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राम मंदिर से जुड़ी हर एक डिटेल कि आखिरकार जो राम मंदिर बना है वो किस तरीके से, क्या नया नया टेक्निक, क्या नया नया इनोवेशन यूज करके वो मंदिर जो बना हुआ है। क्योंकि जो नॉर्मल बिल्डिंग होता है या फिर जो नॉर्मल मंदिर होता है, सारे कंस्ट्रक्शन में जितने भी बिल्डिंग्स है उनका लाइफ होता है मात्र 100-200, इससे ज्यादा नहीं होता। बट ये जो राम मंदिर बना हुआ है ये 1000 साल के लिए बना हुआ है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आखिरकार ऐसा क्या टेक्निक यूज किया गया है कि ये मंदिर 1000 साल और उससे ज्यादा तक बिना रिपेयर के ये टिकने वाला है। 1000 साल के बाद ही इसमें रिपेयर का कुछ प्रॉब्लम आया तो आया, वरना 1000 साल तक इसमें कोई रिपेयर नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं। 1000 साल तक ये मंदिर ऐसे ही जस्ट जैसा बना हुआ है एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो जब राम मंदिर बनने वाला था तो वो जो वहां पे जो मिट्टी है, तो सबसे पहले इंजीनियर को बुला के वहां सॉइल सैंपल लेके टेस्ट करवाया गया कि आखिरकार ये मिट्टी में बियरिंग कैपेसिटी है या नहीं। क्योंकि वो जो मंदिर बनेगा तो वो मंदिर का पूरा ढांचा अगर वहां बन गया, अगर मिट्टी में बियरिंग कैपेसिटी उतना नहीं रहा तो वो मंदिर या तो टेढ़ा भी हो सकता है या तो धंस सकता है। तो जब सॉइल का टेस्ट किया गया तब बहुत ही परेशानी वाली बात हो गई, क्योंकि टेस्ट करने के बाद पता चला कि वहां का मिट्टी बहुत ही लूज मिट्टी है। वो इतना बड़ा राम मंदिर और इतना हैवी वेटेड वाला बिल्डिंग का लोड ले ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में इंजीनियर लोग के सामने बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात आ गई। तो फिर इसको आईआईटी मद्रास के इंजीनियर ने इस पे दिमाग लगाया और इसको अपने तरीके से सॉल्व किया कि आखिरकार यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। तो वो चलिए इससे पहले हम लोग जानते हैं कि मिट्टी वहां पे लूज क्यों था। क्योंकि 100 साल पहले वहां पे सरायू रिवर का वहां से क्रॉसिंग था, तो इस वजह से वहां का मिट्टी में नमी पकड़ लिया था और वो एक लूज मिट्टी था। तो लूज मिट्टी को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आपका रेत का पहाड़ है, यानी कि जो बालू है उसमें आप कोई बुक रख देते हैं, हैवी वाला बुक, भारी बुक, तो वो क्या होता है धीरे धीरे धंसता हुआ चला जाता है। तो उसी तरह अगर उसी मिट्टी में अगर मंदिर बनता तो वो धीरे धीरे या तो दबता चला जाता या तो फिर कुछ साल बाद वो विलुप्त हो जाता मिट्टी के अंदर ही। तो इसी से बचने के लिए क्या किया गया, 50 फीट तक पूरा मिट्टी ही हटा दिया गया और री इंजीनियर मिट्टी को डाला गया। 50 फीट जो डेप्थ है वो कम नहीं होता, वो कम से कम 5 फ्लोर तक का बिल्डिंग होता है, यानी कि 5 मंजिला मकान का वो डेप्थ होता है। तो 50 फीट यानी कि 15 मीटर तक वहां का मिट्टी को निकाल के हटा दिया गया और री इंजीनियरिंग मिट्टी को डाला गया। और री इंजीनियरिंग मिट्टी जो है वो वहीं पे साइड में तैयार हुआ। जो री इंजीनियरिंग मिट्टी है वो छाई से और सिलिका का माइक्रो पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। उसको बिछाने का भी नया टेक्निक था, जैसे कि एक लेयर डाला गया उस पे, उसके बाद बुलडोजर से उसको अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट किया गया। कॉम्पैक्ट करने के बाद उसको 14 दिन तक के लिए छोड़ दिया गया। छोड़ देने से क्या हुआ कि उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हुए और वो एक ठोस टाइप का बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर डाला गया, उसको भी 14 डेज के लिए छोड़ दिया गया। ऐसे करते करते लेयर बाय लेयर वो एक ठोस चट्टान का फॉर्म ले लिया, जो कि 50 फीट 15 मीटर का डेप्थ तक पूरा रीइंजीनियरिंग मिट्टी को वापस से डाला गया और एक चट्टान तक समतल बना दिया गया, ताकि वो अब रेडी है पूरा मंदिर का लोड को बियर करने के लिए। क्योंकि वो पूरा जो लूज मिट्टी था उसको हटा करके री इंजीनियरिंग मिट्टी वहां पे डाला गया। तो अब ये तो हमारा बेस तैयार हो गया। बेस के ऊपर जो हमारा बेल्ट का काम करता है, जैसे कि जो मंदिर का लोड है उसको एक समान जो मिट्टी में डालेगा, उसके लिए हमें कंक्रीट राफ्ट का यूज किया गया, जिसमें कि कोई छड़ नहीं था, कोई आयरन नहीं था। M35 ग्रेड का कंक्रीट मसाला बना करके 1.5 मीटर तक उसको बिछा दिया गया पूरा। वो एक मंदिर का बेल्ट की तरह काम करता है, जो पूरा लोड को एक समान मिट्टी में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से कभी भी बिल्डिंग जो है ऊपर नीचे या फिर थोड़ा सा टैपर वेपर कभी नहीं होगा। वो एक समान लोड को नीचे सॉइल में भेजेगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन उसका एक समान होगा। उसके बाद जो मंदिर का जो बेस बन गया, उसके बाद जो बेल्ट के फॉर्म में बन गया, उसके ऊपर हमें हमारा 20 फीट का ग्रेनाइट को बिछाया गया। ग्रेनाइट को इस तरीके से बिछाया गया कि नीचे आपका थोड़ा सा होल था, उसके अंदर एक मार्बल का ही जो है वो कॉलम के टाइप का डाला गया। उसके ऊपर फिर उसमें भी होल था, जो ग्रेनाइट था उसको ऐसे करके पूरा कनेक्शन करके पूरा फिट किया गया ग्रेनाइट का 20 फीट तक, जो मंदिर का प्लिंथ बना, जिसपे पूरा मंदिर का वो फ्लोर सरफेस हो गया जिसपे आप चढ़ते हैं, जो मंदिर का प्लिंथ एरिया है। तो वो जो मार्बल है वो एक केवल मार्बल का 3 टन वेट है।
इस तरीके से मंदिर का पूरा फ्लोर तैयार किया गया। पहले हमारा 15 मीटर तक री-इंजीनियरिंग मिट्टी बिछाया गया। उसके बाद हमारा 1.5 मीटर का कंक्रीट राफ्ट बनाया गया। उसके ऊपर हमारा 6.3 मीटर का ग्रेनाइट को पूरा बिछाया गया। तब जाकर के मंदिर का हमारा प्लिंथ लेवल तक बन गया। प्लिंथ लेवल बनने के बाद जो मंदिर का ऊपरी स्तर है उसमें कहीं पे भी छड़ स्टील का यूज नहीं किया। ना स्टील है ना आयरन है, कुछ भी यूज नहीं किया गया है। और इसका ना यूज करने का मेन कारण ये था कि मंदिर का जो वास्तु का जो वातावरण है उसको शुद्धता प्राप्त नहीं होती है छड़ यूज करने से। तो इसी को देखते हुए, धार्मिक जो मान्यता है उसको देखते हुए वहाँ पे छड़ का यूज नहीं होता है। और केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी इसका ये है कि छड़ यूज करने से बिल्डिंग का लाइफ जो है वो लिमिट हो जाता है मात्र 80 to 100 ईयर्स के लिए। बट ये राम मंदिर को 1000 ईयर के लिए बनाना था, इस वजह से वहाँ छड़ का प्रयोग नहीं किया गया। मार्बल, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। तो चलिए हम लोग जानते हैं ये जो मार्बल और सैंडस्टोन और ग्रेनाइट है आखिरकार ये कहाँ का एक्सट्रैक्ट करके लाया गया। तो हमारा जो मार्बल है वो मखराना माइन राजस्थान से एक्सट्रैक्ट करके मंगवाया गया है। और जो ग्रेनाइट है वो हमारा साउथ इंडिया से एक्सट्रैक्ट करके मंगवाया गया। और जो सैंड स्टोन है जो कि ऊपर स्ट्रक्चर में यूज किया गया है सैंड स्टोन, वो बंसी पहाड़पुर राजस्थान से एक्सट्रैक्ट करके मंगवाया गया। मंदिर का हमारा बेस से लेके प्लिंथ तक का कंप्लीट हो चुका था। अब आगे हम लोग जानते हैं कि जो प्लिंथ के ऊपर बिना सीमेंट, बिना लाइम, सिलिका कुछ यूज नहीं किया गया, फिर भी आखिरकार मंदिर को ज्वाइंट कैसे किया है। ना छड़ है, ना आयरन है, ना स्टील है और ना सीमेंट मोटार, कुछ भी यूज नहीं किया गया। तो फिर भी वो ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे स्थिर कैसे है। तो ग्राउंड फ्लोर में हमारा 160 कॉलम है और जो कॉलम है उसमें जो टंग एंड ग्रूव टाइप का ज्वाइंट किया हुआ है यानी कि इंटरलॉकिंग सिस्टम है। और नीचे का पार्ट में ऐसे होल रहता है जिसमें कॉलम फिट हो जाता है। फिर ऊपर का पार्ट में थोड़ा सा नुकीला टाइप का निकला हुआ रहता है और ऊपर में होल रहता है। उस हिसाब से पूरा कॉलम जो है वो इंटरलॉकिंग से खड़ा हुआ है ग्राउंड फ्लोर का। उसके ऊपर जो बीम दिया गया है, तो बीम क्या होता है, बीम में भी ऐसे टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट रहता है, रिग्स वगैरह रहता है, जिसके कारण वो कॉलम में फिक्स हो जाता है। और 4 बीम ऐसे फिक्स करने के बाद कॉर्नर में एक्स्ट्रा मजबूती जहाँ पे चाहिए वहां पे कॉपर का हुक्स लगाया गया है ताकि वो बीम अपने पोजीशन से इधर उधर हिले ना, शिफ्टिंग ना करे। तो इस तरीके से पूरा मंदिर को इंटरलॉकिंग सिस्टम से कनेक्ट करके बनाया गया है। तो मंदिर का टोटल एरिया कितना है, तो पूरा जो जमीन था वो हमारा है 2.7 एकड़, यानी कि उसको हेक्टेयर में बोले तो 1.1 हेक्टेयर। बट उसमें ओनली 57,000 स्क्वायर फीट में ही वो मंदिर बना हुआ है। और मंदिर का जो टोटल लेंथ है वो 360 फीट है और जो मंदिर का विड्थ है वो 235 फीट है और जो मंदिर का हाइट है यानी कि शिखर वाला हाइट वो हमारा है 161 फीट हाइट। तो जो ये मंदिर को नागर शैली स्टाइल में डिजाइन किया हुआ है यानी कि नॉर्थ इंडिया का डिजाइन किया हुआ है। और ये मंदिर जो बना है वो हिंदू धर्म का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है जिसका शिखर बहुत मायने रखता है। तो इस मंदिर का शिखर है 161 फीट और शिखर जो है, शिखर के आगे हमारा मंडप है। और इस मंदिर में, मंदिर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है गर्भगृह। गर्भगृह क्या होता है, वो एक रूम टाइप का ऐसे रहता है जिसे स्टार्टिंग से आप अंदर जाइएगा वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस मिलेगा जहाँ पे देवी देवता या फिर गॉड रामलला का जहाँ पे मूर्ति रखा गया है उसमें पूरा सीधा होके जाइएगा तो वो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है गर्भगृह का। वहां पे सिर्फ पुजारी लोग जाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस होता है मंदिर का। और हम लोग देखें तो मंदिर में सबसे लास्ट में जो शिखर वाला पोर्शन है वहां पे है गर्भगृह और आगे का जो प्लेस है वो है मंडप। मंडप से हम लोग गुजर करके गर्भगृह में जाते हैं और रामलला का दर्शन करते हैं। जो भूकंप से बचने के लिए, क्योंकि वहां पे भूकंप भी आ सकता है, नेपाल से लेके अयोध्या में जितना भी पहले भूकंप आया है सबका इंटेंसिटी का जांच किया गया। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च रुड़की लोग को ये काम मिला था कि बिल्डिंग में भूकंप से बचने के लिए आप लोगों को इतना मंदिर का इंटेंसिटी मतलब कि मंदिर को इतना स्ट्रांग बनाना है कि भूकंप जितना आया था पिछला बार उससे ज्यादा का इंटेंसिटी मंदिर बर्दाश्त कर सके, उस हिसाब से डिजाइन करना था। तो वहां पे उन लोगों ने रिसर्च किया और नेपाल से लेके अयोध्या तक जितना भी भूकंप आया हुआ था सबको ये करके काउंट करने के बाद उससे ज्यादा इंटेंसिटी का मंदिर को बनाया गया ताकि अगर भूकंप भी आता है तो भी मंदिर हमारा हिले डोले ना, वो अस्थिर से रहे। 2 स्पेशल मैं बात करने वाली हूँ। एक जो डिजाइनर रहे हैं, जो मंदिर को डिजाइन किए हैं, उनका नाम है चंद्रकांत बी सोमपुरा
वो अपने दो बेटे के साथ, निखिल और आशीष, ये दोनों मिल करके पूरा मंदिर का डिजाइन किए हैं। और इसमें साइंटिस्ट लोग का भी, इसरो का साइंटिस्ट लोग का और इंजीनियर लोग का भी, मद्रास का इंजीनियर लोग सब मिल करके इसका पूरा कंस्ट्रक्शन और सारा टेक्निक के साथ पूरा मिल करके बनाए हैं। और वो जो डिजाइनर है वो करीबन 100 से ज्यादा मंदिर, 12 जनरेशन से उनकी फैमिली मंदिर डिजाइन करते आ रही है, तो वो लोग मंदिर बनाए हैं। तो कैसा बन के आया है राम मंदिर, जो कि आप लोग रिजल्ट देख ही सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है रामलला मूर्ति, तो रामलला का जो मूर्ति है उसमें एक ऐसा टेक्निक इस्तेमाल किया गया है कि जो हर रामनवमी में 12 बजे 2 से 3 मिनट के लिए जो सूर्य का किरण है, जो सनलाइट है, वो डायरेक्ट रामलला के यहाँ सर पे लगेगा, तो सूर्य तिलक का काम करेगा। हर साल रामनवमी में 2 से 3 मिनट के लिए 12 बजे तक हमारे रामलला जो वहां पे बैठे हुए हैं उनका सूर्य का तिलक लगेगा ओरिजिनल। क्योंकि गर्भगृह बहुत ही लंबा है, मतलब कि बहुत लंबा मंडप से गुजर के लास्ट में गर्भगृह है, तो सनलाइट डायरेक्ट वहां प्रवेश नहीं कर सकता, तो इसलिए वहां पे 4 लेंस और 4 मिरर का प्रयोग किया गया है। रामनवमी के दिन वो सनलाइट जो लेंस से टकरा के, मिरर से टकरा के डायरेक्ट रामलला के माथे पे, फॉरहेड पे वो तिलक का काम करे। डॉक्टर प्रदीप चौहान जो कि एक साइंटिस्ट है सेंट्रल रिसर्च बिल्डिंग के, उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया है सूर्य तिलक वाला। तो आप कमेंट करिए कि ये जो आपका आइडिया है ये कैसा लगा आपको, सूर्य तिलक वाला कॉन्सेप्ट मंदिर, राम मंदिर में। और मैं अगर रामलला की मूर्ति की बात करूं तो जो उनका मूर्ति है उसको डिजाइन किया है अरुण योगी राज ने, जो कि कला के कृष्णशिला से है। जो मूर्ति का टोटल वजन है वो 150 से लेके 200 केजी है। और जो मूर्ति है उसका हाइट जो है वो सूर्य तिलक उनके माथे पे पड़े, फॉरहेड पे पड़े, इस वजह से उसका हाइट को डिसाइड करके बनाया गया है, जिस वजह से वो मूर्ति का हाइट मात्र 51 इंच है। अगर उसी को मैं फीट में बताऊं तो 4.24 फीट है। और मूर्ति का जो विड्थ है वो 3 फीट है। और मूर्ति को जो डिजाइन किया गया है वो केवल एक ही स्टोन से पूरा मूर्ति डिजाइन हुआ है, ब्लैक स्टोन यूज करके, जिसमें बहुत सारा गुण मिला हुआ है, उससे वो बना हुआ है। और इवन जो लोटस है उनके चरण में वो भी सेम पत्थर का काट के बना हुआ है। 1 सिंगल स्टोन का वो पूरा रामलला का जो स्टेचू है वो बना हुआ है। और इनमें 10 अवतार दिया गया है इस मूर्ति में। जो 10 अवतार है वो सिर्फ लॉर्ड राम का नहीं बल्कि लॉर्ड विष्णु का भी अवतार है। और उनके चेहरे पे 5 ईयर बॉय का रूप भी दिया गया है। तो राम मंदिर जो दिखने में इतना प्यारा, इतना धार्मिक टाइप का देखने में ही लगता है, तो केवल वो धार्मिक नहीं है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण के वजह से उसको वैसा बनाया गया है। तो मंदिर के खूबसूरती के पीछे का जो कंस्ट्रक्शन वाला राज था और भूकंप से बचने के लिए जितना टेक्निक सब यूज किया गया, मैक्सिमम टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कर दी हूँ। तो एक बार आप वीडियोस को पूरा देखें और बताएं कि ये जो टेक्निक यूज किया गया ये आपको कैसा लगा। तो गाइज अगर इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।